रोज रोज रोने से तो अच्छा है एक बार रो लो। फिर सोनू अपनी चाल चल चुका था। पत्थर गर्म था, हथौड़ा भी बड़ी जोर से ही लगनी थी। चिंगारी छूटते ही आग लग जाने से घर तबाह हो जाता, और अब आग लग चुकी है। अब बर्बादी किस्मत थी। मैं अपनी पत्नी को डिवोर्स देना चाहता हूँ। वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। उन शब्दों की तकलीफ ने प्रीति के दिल में दर्द जगाया था। इससे पहले कि वे और ज़्यादा बोलता, प्रीति की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, और वे जो आधी सीढ़ियों तक पहुंची थी, लड़खड़ाती हुई नीचे आई और औंधे मुंह सबके सामने ही गिर पड़ी थी। उसका जिस्म बेजान था। वहां पर जितने भी लोग खड़े थे, कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं पाया था। सभी बिल्कुल सुन खड़े रह गए थे। वक्त भी जैसे रुक सा गया था। उसके माथे से खून बहा तो माला देवी ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। करमवीर भी घबरा गए थे। बेटे की इस हरकत पर करमवीर का खून खौल उठा था। मुकेश ने पास पड़ी टेबल पर दोनों हाथों से मुक्के बरसाए थे। टेबल चकनाचूर हो गया था। उसके दोनों हाथ जख्मी हो गए थे। उस वक्त हवेली में एक कोहराम सा मचा हुआ था। सोनू ने वह आग लगाई थी कि एक पूरा हंसता खेलता घर बर्बाद हो रहा था। आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। अब ये ठीक है, बस सावधानी रखिए। जख्म अभी ताज़ा है, कोई लापरवाही ना हो। डॉक्टर ने माला देवी और करमवीर से कहा तो प्रीति को बिल्कुल चुप से घर ले आए थे। किसी को कानों कान खबर नहीं लगने दी थी। अब क्या करें। रात के करीब 12 बज रहे थे। शाम में जो कुछ हुआ उसके बाद से मुकेश खुद को जख्मी करता प्रीति को अस्पताल पहुंचाने के बाद वहां से चला गया था। माला देवी और विक्रम ने, आराधना ने उसका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया। वह लोग उसे वापस ले आए थे। उसके माथे पर गहरा जख्म था, पर पट्टी और टांके लगाए गए थे। पर वह अब एक जिंदा लाश बनकर बैठी थी, जैसे उसे अब चिता पर लिटाना बाकी रह गया था। माला देवी उस मासूम को देखते आंसू बहाने लगी। उसका चेहरा साफ बता रहा था वह लड़की बिल्कुल सच्ची थी और उसमें कोई ऐब नहीं था। उसका किरदार भी बिल्कुल साफ था। करमवीर, मैं इस बच्ची को तो नहीं जानती, लेकिन इसकी आहें साफ बता रही है कि ये बिल्कुल पवित्र लड़की है। इसका किरदार बिल्कुल ठीक है। ये मासूम है माँ। मुझे लगता है मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी जो मुकेश ने आज ये हरकत की है। वे भी बहुत गम में दिखाई दे रहे थे। क्या प्रीति को वापस उसके घर भेजें? अरे पागल हो गए हो क्या तुम लोग? ऐसा सोचना भी मत। माला देवी ने बहुत गुस्सा किया था। उन्होंने कहा कि ये क्या तरीका है। शादी के दूसरे दिन ये इतनी जख्मी हो गई है। रतन सिंह हमारे बारे में क्या सोचेंगे? बरसों से हमारा उनका संबंध इतना अच्छा है, लेकिन मुकेश ने तो उसे डिवोर्स की धमकी दी है और वह उसके साथ नहीं रहना चाहता। नहीं करमवीर बेटा, अभी डिवोर्स तक बात नहीं पहुंची है। मुकेश को हम समझा सकते हैं और इसकी सच्चाई को हम उसके माता पिता के सामने रखेंगे। आखिर सोनू और प्रीति के बीच ऐसा कौन सा संबंध था जो इतना घटिया इल्ज़ाम इस पर लगा है? शादी से पहले ही ये सब उनको क्लियर करना चाहिए था। मुझे तो लगता है सोनू सिर्फ उसे पसंद करता है, बाकी ये लड़की बिल्कुल उसे पसंद नहीं करती। शायद मुझे लगता है ये एक तरफा प्यार है। अगर सोनू इसे सच्चा प्यार करता तो वह इस तरह कभी न करता। बस इसको पाने की चाह में ये सब ड्रामा कर रहा है। हो सकता है प्रीति में ऐसी कोई गलती ना हो। प्रीति मुकेश के जिंदगी से निकल जाएगी। वह भी दिल पर पत्थर रखकर बोलती चली गई। अब माला देवी को प्रीति और मुकेश की सुहाग रात के दिन वाली बात याद आ गई, जो कि माला देवी ने उस चादर से पुष्टि की थी कि प्रीति बिल्कुल अनछुई लड़की थी। वह चादर मैंने खुद उस धोबी को दिया था और उसने इतने सारे नेग लिए थे, तो ये कैसे हो सकता है? जबकि दूर बैठी प्रीति अभी भी दीवार को ही घूरे जा रही थी। ये मर्द जात भी ना कभी कभी इतने जालिम हो जाते हैं। जीती जागती लड़की को जिंदा लाश बना देते हैं। कुछ दिनों तक इन दोनों को एक साथ नहीं रहना चाहिए। इसे झगड़ा और बढ़ जाएगा। ये मेरे पास मेरे ही कमरे में रहेगी तब तक जब तक मुकेश को अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता, या जब तक वह अपनी गलती की माफ़ी नहीं मांग लेता। दादी ने नौकरानी को आवाज़ दी, जो उनकी बहुत पुरानी नौकरानी थी। वह अभी तक रात गए उनके साथ साथ रहती थी। उसका नाम ललिता था। ललिता, प्रीति को कमरे में ले जाओ और ख्याल रहे प्रीति की ज़रूरत का हर सामान इस कमरे में मौजूद हो, उसे कहना ना पड़े। ललिता से बहुत गंभीरता से कहते हुए उसके जाते ठंडी आ भर गई। जो कुछ भी था, प्रीति उनको बहुत ही साधारण लड़की दिखाई दे रही थी। आखिर ये उनके मरे हुए पति के दोस्त की पोती थी और उनके घर से इनका बहुत ही अच्छा खासा संबंध था। वह उसके माँ बाप को बहुत अच्छे से जानते थे। फिर वे आज तक सोनू के बारे में ये बात नहीं जान पाए थे। आखिर क्या था इन दोनों के बीच का राज? माला देवी को इतना तो पता था कि रतन सिंह ने अपनी बड़ी बेटी के लिए सोनू का चुनाव किया था। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी मिष्टी के लिए भी उसके लिए रिश्ता भेजा था। दोनों के लिए सोनू ने मना कर दिया था।
फिर सोनू से ये तो 10 साल छोटी थी, फिर वह उसके पीछे क्यों पड़ा था? और अगर सोनू को प्रीति पसंद थी तो रतन सिंह को सोचना चाहिए था और उसकी शादी सोनू से करवा देनी चाहिए थी। फिर उन्होंने इस सब में मेरे पोते को क्यों शामिल किया? ये सब एक राज था जो दादी के दिमाग में हथौड़े की तरह चल रहा था। अचानक से ही चंदा देवी की आंख खुली तो रतन सिंह भी हड़बड़ाकर उठ बैठे थे। क्या हुआ? चंदा देवी ठीक होना? वह उनको गहरी सांस भरते देखते परेशान हुए थे। रतन सिंह, मेरी बच्ची, मेरी प्रीति, मुझे तो लगता है वह किसी तकलीफ में है। उसको कोई तकलीफ है, वह रोते बोले जा रही थी। रतन सिंह ने उन्हें गले से लगा लिया, उन्हें थपकी देने लगे। अपनी बेटी के लिए वे खुद भी बहुत परेशान थे, लेकिन किसी से बात नहीं कर सकते थे। पर अब पत्नी की हालत अपने जैसी देखकर और ज़्यादा परेशान हो रहे थे। आप फ़ोन करके पता करो ना, प्रीति ठीक है ना? वह उनसे बहुत ही विनती भरे शब्दों में बोल रही थी। अभी बहुत रात हो गई है, सुबह होती है तो मैं फ़ोन कर लेता हूँ, खुद भी बात करूँगा और तुमसे भी करवाऊँगा। बस अब रोना बंद कर दो और चलो शाबाश, सो जाओ, भगवान से प्रार्थना करो। वह उसे तसल्लियाँ दे रहे थे, मन ही मन भगवान से प्रार्थना भी कर रहे थे। भगवान ही तो होते हैं जो बेचैन दिलों को आराम पहुंचाते हैं। मुकेश 2 दिन से हवेली नहीं आया था। प्रीति माला देवी के कमरे में ही थी, बिल्कुल चुप हो गई थी। माँ का फ़ोन आया, पिता से भी बात हुई, लेकिन दादी के समझाने पर उनका मान रखते अपने घर वालों से लड़ाई झगड़े की बात छुपा गई। उसका दिल बिल्कुल टूट चुका था। वे अब मुकेश के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहती थी, जो किसी की सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके उसे पलक झपकते ही डिवोर्स की धमकी दे गया था। बस अब उसे दादी का मान पूरा रखना था। वह बहुत चुप से सभी बड़ों की बात मान रही थी और फिर अपने माँ पापा के पास वापस लौट जाना चाहती थी। वह जानती थी अब इस रिश्ते का यही अंजाम होना लिखा है, लेकिन दादी उसे कुछ भी गलत सोचने नहीं दे रही थी। उसे भगवान से लौ लगाने के बारे में सीख दे रही थी। वह उसे खूब हिम्मत दे रही थी। वह उनके लिए अनजान थी, लेकिन उनका मान रख गई थी। अपने घर वालों से सारी बात छुपा गई थी। दूसरी तरफ उनका पोता था जो उनका मान तोड़ गया था। 1 महीना पलक झपकते ही बीत गया था। मुकेश 1 महीने तक न जाने कहाँ गायब था। दादी ने पता करवाया तो पता चला वह फार्म हाउस में रह रहा है। शायद आज वह 1 महीने के बाद घर वापस लौटा था। बहुत ही उजड़ी हालत में था। माला देवी तो पोते को देखते ही रह गई थी। दाढ़ी इतनी बड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, माथे पर अजीब सी लकीरें थीं। अपना कोट हाथ में उठाया हुआ था। टाई की नोट भी ढीली थी। हाथों पर भी जख्मों के निशान थे, जैसे वो उन पर कोई मरहम नहीं लगा रहा था। वह अभी भी उलझा उलझा और बिखरा बिखरा घूम रहा था। वह जैसे ही घर में आया, माला देवी उसे देखकर हैरान रह गई। पोते की यह हालत देखकर उनका दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन अगले ही पल वह नज़रअंदाज कर गई। मेरे बच्चे मुकेश, ये क्या हाल बना लिया है तुमने? माला देवी की आंखें पोते को इस हाल में देखकर रो पड़ी थी। वह चुप रही और सिसक रही थी। वह लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जो बिल्कुल वैसा ही था, बिल्कुल सुनसान कमरा। उसे एकदम काट खाने को दौड़ने लगा था। हिम्मत करता वह बिस्तर पर जा बैठा, जिसकी चादर में एक भी सिलवट तक न थी। मुकेश, प्लीज रुक जाओ। गहरी सांस भरती वो मासूम सी लड़की उसे देखने लगी। मुकेश, मुझे बहुत डर लग रहा है और मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। होठों को बेबसी से छूते धीरे से कहा, आप जुनूनी हो रहे हो, मुझे आपके जुनून से डर लग रहा है। वह उसको धीरे से कहती पलकें झुका गई। मुकेश के होठों को धीमी सी मुस्कान ने छुआ। मुझे भी अपने जुनून से डर लग रहा है। प्रीति, आप बहुत नाजुक हैं। आपकी नाजुकी महसूस करते मैं खुद को किस्मत वाला महसूस कर रहा हूँ। वह फिर से उस पर अपनी मोहब्बतें निछावर करता, मीठी बातों को उसके कान में बोलता, उसे अपने मजबूत बाहों में ले गया था। जब वो यादों के पर्दों से निकलकर बाहर आया, वह जा चुकी थी। हाँ, उसने उससे अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया था। वह क्यों रहती यहाँ? उसको तो मज़ा आया होगा, अपने आशिक के साथ चली गई होगी। वह बाहें फैलाए बेड पर टांगे बेड से नीचे लटकाए लेट गया। वह नहीं गई, मैंने खुद उसे अपनी ज़िंदगी से निकाला है, तो मैं क्यों उसे याद कर रहा हूँ? वह आंखें मीच गया। तुम्हारे चेहरे का दाग, तुम्हारे किरदार का दाग। वह फिर से उठ बैठा, परेशानी से चिल्लाया था। उसके दिमाग में दर्द की लहर उठ रही थी। वह अपने बाल नोचने लगा, जैसे उसके दिमाग की नस फट जाने वाली थी। काश कहीं ऐसा भी होता कि 2 दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती जीने में। वह सारी रात उसकी जाग कर कटी थी। सुबह होते ही मुकेश ऑफिस के लिए निकला था। इतने दिनों से वह ऑफिस में नहीं गया था, फार्म हाउस में बंद रहता था। काफ़ी समस्याएं हो गई थी। ऑफिस में उसे अब जाना था। लोग शादी करके खुश रहते हैं और उसने खुद को बर्बाद कर लिया था।
वह सर झटकता नीचे जाने लगा। उसे प्रीति की एक झलक दिखाई दी थी। मुकेश ने उसे अपना वहम समझा, क्योंकि उसके सुनने में आया था कि वह अपने माँ बाप के घर चली गई है। जो कुछ उसने किया उसके बाद प्रीति का यहाँ रहना बनता ही नहीं था, लेकिन उसके वे गुमान में भी नहीं था कि प्रीति इसी हवेली में होगी। वह सर झटकता आगे बढ़ता, उसने फिर से प्रीति को देखा। वह प्रीति ही थी। दादी के कमरे की तरफ कदम बढ़ाते हुए वह आधा खुला दरवाजा पूरा खोल गया। वह अपने चेहरे के पास दुपट्टा लिए, चेहरा उसका गीला था, माथे पर तिलक था। वह दादी के कमरे में मंदिर में खड़े पूजा कर रही थी। उसके चेहरे पर बहुत ही पवित्रता झलक रही थी कि मुकेश एकदम खुद उसको देखते चला गया। वह जो दादी के कमरे में मंदिर में बैठे पूजा करने में मगन थी, एक बार खुद पर नजरों की ताप महसूस करती पीछे पलटी। मुकेश को खड़ा देखकर वह सांस लेना ही भूल गई। वह सितमगर आज इतने दिनों के बाद नजर आया था। मुकेश की निगाहें उसके चेहरे से होती उसके माथे पर जा ठहरी, जहां अभी भी छोटा सा निशान बाकी था। प्रीति की निगाह मुकेश के चेहरे से होते उसके जख्मी हाथों पर जा ठहरी। प्रीति की आंखों से चुप से आंसू बह निकले। वह उस आदमी से अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, दर्द का भी नहीं। अपनी आंखों में आए आंसुओं को छुपाती दर्द से मुंह फेर गई। तुम्हें तो अपने घर में होना चाहिए था, यहाँ क्या कर रही हो? उससे सवाल पूछने का हक नहीं रखते मुकेश। अचानक से उसने अपने पास से माला देवी की कड़कदार आवाज़ सुनते वह पलटकर उन्हें देखने लगा। ये मेरे हुक्म पर यहाँ मेरे पास रह रही है? आखिर क्यों दादी? जब रिश्ता ख़त्म हो गया है यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं। मुकेश, तुम्हें नहीं पता, रिश्ते ऐसे ख़त्म नहीं होते। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए हैं और 7 फेरे में 7 वचन लिए हैं। तुम्हारा रिश्ता इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा। ये रिश्ता जन्मों जन्मों का है। लेकिन अब मैं और ज़्यादा तुम्हें बुरा बनने नहीं दे सकती। प्रीति को कोई भी इस घर से नहीं निकाल सकता। तुमने अग्नि के साथ 7 फेरे लिए हैं, ये कोई खेल नहीं, ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं। तुम्हारा जब जी चाहे अपनी पत्नी को छोड़ दो, धमकी दे दो। तुमने तो अपनी ज़िंदगी से इसे निकाल दिया, अब इसके पीछे क्यों पड़े हो? ये मेरे कमरे में मेरे साथ रह रही है और मेरे कहने पर यहाँ रहती है और मैं इसके ज़रूरत का ख्याल रखती हूँ। वह दादी की बातों पर शर्मिंदा हुआ था। प्रीति मेरी बच्ची, अपनी पूजा पाठ चालू रखो, मैं इसे अच्छी तरह से समझा दूंगी। मुकेश का हाथ था मैं बाहर ले आई। मुकेश, जो कुछ हुआ था उसे होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अब प्रीति किसी भी हाल में यहीं रहेगी। जब उसके जीवन में पहले से सोनू था तो मेरे जीवन में क्यों आई? मुकेश की बात पर उनका जी चाहा वह उसे 2 रखकर कान पर लगा दे। तुम चाहते हो वह चली जाए और तुम इसी तरह दर दर भटकते रहो? मानवी देवी के गुस्से पर वह अपने होंठ जोर से भींच गया। मैंने कह दिया जो कहना था, अब कुछ नहीं बचा। वह गुस्से से बोलती, किसने कहा कुछ नहीं बचा? वह अभी भी तुम्हारी धर्मपत्नी है ना? ना कोई कागज पर तुमने उसको डिवोर्स दिया है। गुस्से में इंसान क्या से क्या बोल जाता है। जरूरी नहीं वह सारी बातें इंसान लेकर जिंदगी भर ढोता रहे। जो तुम्हें समझना है समझो। ये लड़की इसी घर में रहेगी, ये मेरा फैसला है। और हाँ, रही बात उन तस्वीरों की, तो बेटा टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कुछ भी कोई भी बना सकता है। 1 मिनट में वह अंदर जाते अपना मोबाइल निकाल लाई। देखो तुम्हारे दादा और मेरी फ़ोटो कुछ दिन पहले ही, जबकि तुम्हारे दादा को मरे हुए कई साल बीत गए। ये तो मुझे मेरी सहेली ने गिफ्ट करके कुछ दिन पहले मुझे सेंड की थी। मैं तो उस वक्त हैरान रह गई। खैर मैं तो बूढ़ी हूँ, इन चीज़ों का इतना मुझे ज्ञान नहीं है, ना ही समझ है जितना तुम जवान लोग आजकल के ज़माने और टेक्नोलॉजी को समझते हो। लेकिन ये बूढ़ी आंखें किसी इंसान को परखने में धोखा नहीं खा सकती। और मैं अच्छे से जानती हूँ प्रीति का दामन बिल्कुल ही बेदाग है। ये इतनी खूबसूरत है, इसके चाहने वाले हो सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। वह जो भी सोनू ने कहा है या किया है, मुझे तो कुछ दाल में काला ही लगता है। वह अपनी कहती जा चुकी थी, जबकि मुकेश के लिए सोचों का एक पहाड़ छोड़ गई थी। वह उस वक्त अपने ऑफिस में बैठा माला देवी की बातों को सोचते चले जा रहा था। सच में टेक्नोलॉजी से ये सब किया जा सकता है। किसी की भी पिक्चर को किसी के साथ भी जोड़कर कुछ भी किया जा सकता है। जबकि उसकी माँ आराधना बार बार उस पर जोर दे रही थी कि वह उनकी सहेली के रिश्तेदार से शादी करके वह उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले ताकि वह खुश रहे। वह उनकी सहेली की रिश्तेदार भी तैयार बैठी थी अपनी बेटी देने को, लेकिन मुकेश ये फैसला किसी हाल में नहीं ले सकता था। वह भी तब जब प्रीति उसके घर में ही थी, उसके नाम पर ही बैठी थी। वह उसे क्यों दुख देता? माना कि वह उससे गुस्सा था, लेकिन इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकता था। भले रास्ते अलग हो जाते, मंजिल खो जाती, लेकिन फिर भी जो चाहत उसके दिल में प्रीति के लिए जाग चुकी थी, अब वो किसी और के नाम नहीं कर सकता था। सारी जिंदगी वो प्रीति की याद के सहारे जी सकता था, लेकिन अपनी ज़िंदगी में किसी को प्रीति की जगह देना उसके लिए बड़ा मुश्किल था।
अब दादी की बातों पर गौर करने लगा था और उस फोटो के तय तक पहुंचना चाहता था। क्या ये फोटो असली है या नकली? अपने एक दोस्त से मिलने का बोला जो फोटो बनाने में एक्सपर्ट था और उसे वही तस्वीर दिखाई, जिन्हें देखने के बाद मनवीर सोच में पड़ गया था। मुझे कुछ हद तक तो शक हो रहा है, बट मैं उन्हें प्रॉपर चेक करना चाहूँगा और डोंट वरी, सब कुछ बिल्कुल आसानी से और सावधानी से करूँगा। आई नो ये पिक्चर कहीं लीक नहीं होगी। यू कैन ट्रस्ट मी। ट्रस्ट है तभी तो तुझको बुलाया है। कब तक पता चलेगा? हाँ, अगर ये एडिट हुई तो जिसने भी की है बहुत होशियारी से की है। शायद एक दिन लगे होंगे उसको बनाने में। कल इस वक्त तक आपको बता दूंगा। वह उसे परमिशन लेता जा चुका था। उसका दिल बहुत जोरों से चाह रहा था कि ये नकली हो, उसकी प्रीति पर ये इल्ज़ाम हो। उसके बाद क्या होगा? वह अपनी जगह से उठकर विंडो के पास चला आया। उसके बाद वह किसी ने सोचा तक न होगा। इल्ज़ाम लगाने वाले का वो हाल करेगा, उसे न ज़मीन मिलेगी न आसमान। उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। वह रात देर हवेली में वापस लौटा। हर जगह बिल्कुल चुप्पी छाई हुई थी। माला देवी का कमरा उसके कमरे से थोड़ी दूरी पर थी। अपने कमरे में जाने से पहले वह कॉरिडोर से गुजरता, उस कमरे के दरवाजे को देखता, एक ठंडी आह भर गया। धीरे से दरवाज़ा खोलते अंदर जाकर देखा तो वह माला देवी के पास ही उनके बिस्तर के बिल्कुल एक तरफ सिमटी सी सो रही थी। वह कुछ सोचते हुए उसे देखते चला गया। उसका दिल गवाही देने लगा, वह बिल्कुल पवित्र है, पर अब तीर कमान से निकल चुका था। वह उसका दिल तोड़ चुका था। और लड़कियों का दिल कितना नाजुक होता है, कांच से भी ज़्यादा नाजुक है। और अब जोड़ते हुए मुकेश को पता चलेगा कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसे। तुम मेरी हो, मैं सारी दुनिया से तुम्हारे लिए लड़ सकता हूँ। कल शायद ये पूरी दुनिया ना रहे, कुछ ऐसा हो, तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे। वह उल्टे कदम पीछे होने लगा। ये रास्ते अलग हो जाएं, चलते चलते हम खो जाएं, मैं फिर भी तुमको चाहता रहूँगा, इसी चाहत में मर जाऊँगा। वह दरवाज़ा बंद करते बाहर निकल आया। न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा उसके जिस्म से निकल रही हो। वह अपने दिल की जगह मुक्का मारता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वह सीधा आईने के सामने जाकर खड़ा हुआ। अपने आप आज बहुत छोटा महसूस कर रहा था। यहीं पर वह चूड़ियाँ उतार रही थी जब उसने टिश्यू से उसके चेहरे का दाग साफ करके उसे दर्द दिया था। एकदम पीछे होता भीगी आंखों से जख्मी सा मुस्कुराया। टूटे दिल के टुकड़े लिए तेरे दर पर ही रह जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहता रहूंगा। वह अब गुस्से में गरजता रंजीत के घर गया था। बड़ी जोर से चिल्लाया था। सभी बाहर निकल आए। सोनू भी अपने कमरे से निकला था कि मुकेश ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर जोरदार घूंसा बरसाया था। सोनू अचानक इस अफरा तफरी हमले पर हैरान होता उसे देखता चला गया था, लेकिन मुकेश रुका नहीं था। वह मारता चला गया। क्या कर रहे हो? इसको जान से मार दूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर गलत इल्ज़ाम लगाने की, जबकि मेरी पत्नी इसे कितनी बार मना कर चुकी है, वह इसे नहीं चाहती। सोनू ये सब करके क्या जताना चाहता था कि वह उससे प्यार करता है। प्यार करने वाले इंसान कभी इस तरह नहीं करते। प्यार का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता है। अगर तुम्हें सच में प्यार था तो इसकी इज्जत का जरूर ख्याल कर लेते, ना कि उसके पति के सामने उसकी बेइज्जती करते, ना कि लोगों के सामने उसकी बेइज्जती करते। वह रंजीत के ऊपर ही उसे धक्का दे गया था, जिस पर रतन सिंह आगे बढ़ते हुए मुकेश को काबू करने लगे। क्या हुआ? कुछ हमें भी तो बता दो, आखिर उसने किया क्या है? मुकेश तो गुस्से में लात घूंसे मारता चला गया था। सबको इसकी असलियत बता दी। उसके दोस्त मनवीर ने उसे क्लियर बता दिया कि वह तस्वीर नकली है और फिर भेजने वाला तो सोनू ही था, तो कैसे छोड़ देता इसे। हकीकत जानकर रंजीत ने मुकेश को पीछे करते खुद सोनू के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया था। रतन सिंह भी आगे बढ़ते उसे उन्होंने भी 2 थप्पड़ मारा। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने वाले, तुझे मैं जान से ही मार दूंगा। वह उसका गला दबाते दहाड़े। रंजीत ने रोते हुए उनके आगे हाथ जोड़ दिए। रुक जाओ मेरे दोस्ती के लिए, अब छोड़ दो इसे। सोनू मुकेश से मार खाता पहले ही अधमरा हो चुका था। रही सही कसर रतन सिंह ने पूरी कर दी थी। वह अपने गुस्से के लपेट में उसे इतना मारते चले गए थे, वह बेहोश होता नीचे गिरा था। रंजीत ने बेटे को संभाला और फिर से अपने दोस्त के आगे हाथ जोड़ दिए। उसे यहाँ से लेकर चले जाओ रंजीत, वरना मैं इसे जान से ही मार दूंगा। दफा हो जाओ, वह चिल्लाए थे। रतन सिंह मुकेश को लेकर अपने घर चले गए। जी चाहता है खुद को भी मार दूं। अब की बार मुकेश ने रतन सिंह के तरफ देखते दर्द से कहा, बहुत तकलीफ दी है मैंने आपकी बेटी को। वह बेगुनाह थी, बेकसूर थी। इस आदमी ने मुझे बरगलाया था और मैं अपनी पत्नी के बजाय इस अनजान आदमी पर भरोसा करता चला गया। मैं नहीं हूँ आपकी बेटी के लायक।
आप ले जाएं उसे। उनके आगे हाथ जोड़ गया। रतन सिंह अपने दिल पर हाथ रखते दर्द में रोए थे। मैंने बहुत मान से अपने जिगर के टुकड़े को तुम्हें सौंपा था। ऐसे मत कहो। गलतियां किससे नहीं हो जाती, सबसे होती हैं, और अगर गलती का एहसास हो जाए तो भगवान भी माफ़ करने वालों को बहुत पसंद करता है। अंकल, ये गलती नहीं है, पाप है। एक पवित्र औरत, कोई और नहीं, मेरी ही धर्मपत्नी थी, उस पर मैंने शक किया। मैं बहुत पापी इंसान हूँ। मुझे उसका साथ देना चाहिए था। मैंने अपने स्वर्ग को अपने हाथों से नर्क बना दिया था। अंकल, आपकी बेटी को मैं डिवोर्स की धमकी देने चला था। भगवान के लिए चुप हो जाओ, ऐसा मत कहो। चंदा देवी तड़प सी गई थी। मैं भी मर जाऊंगी, मेरी बेटी पर डिवोर्स का ठप्पा मत लगाना, ये जुल्म मत करना। वह रोनी सी शकल बनाते रतन सिंह का बाजू थामे बोली। मुकेश ने उन्हें सारी बात बता दी। वह नहीं चाहता था कि अब किसी से कोई बात छुपे। उसने जो किया उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए थी। रतन सिंह और चंदा देवी पर छोड़ दिया था। अगर प्रीति तुम्हें माफ़ कर देती है तो हमें खुशी होगी, लेकिन अगर वे रतन सिंह, चंदा देवी ने रोते हुए बुलाया, तो वह हाथ उठाकर रोक गए। अगर वह वापस आना चाहे तो मैं उसे जाकर ले आऊँगा। वह दिल पर पत्थर रखे अपना फैसला सुना गए। वह बहुत ढीले कदमों के साथ वहाँ से निकल आया। हवेली पहुँचा तो अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर उसे अंदर जाना था। उसे अपने किए की माफ़ी मांगनी थी। माफ़ी मिलती या ना, उसकी किस्मत। फिर भी वो माफ़ी मांगना चाहता था। वह अपने आप पर काबू न रख पाया और उसने ये सब कर डाला। उसे डिवोर्स की धमकी दे डाला। उसे प्रीति से माफ़ी मांगने के बाद भगवान से भी माफ़ी मांगनी थी। वह दादी के कमरे में आया तो वह फिर से पूजा कर रही थी। वह घुटनों के बल उनके पास गिरता, उनका दिल दहला गया। पूजा करते, आरती लेते, बूढ़ी हड्डियों से उठती, अपने पोते के पास आई। पोते की यह हालत देखते अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल हो गया था। अपने किए पर अब बहुत पछता रहा था। दादी, वो मुझे माफ़ कर देगी ना? वह रोनी सी शकल बनाकर अब सवाल कर रहा था। माला देवी के दिल पर हथौड़े बरसने लगे थे, जबकि दरवाजे पर खड़ा जिस्म बिल्कुल बर्फ की सिल्ली की तरह सुन पड़ा था। सच्चे दिल से की गई माफ़ी भगवान स्वीकार कर लेता है। उन्होंने उसे बहुत हौसला दिया। दादी, मैं तो पापी इंसान हूँ। अचानक से उसे देखते हुए चौंका और उसकी तरफ बढ़ा। उसे देखकर चुप आंसू बहा रही थी। अब की बार उसके आगे घुटनों के बल झुकता हुआ अपने हाथ उसके पांव पर रखने लगा। प्रीति करंट खाती पीछे हटी। वह फिर से हाथ जोड़ गया। प्लीज़ प्रीति, माफ़ कर दो मुझे। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। तुम पर शक करके मैंने खुद पर जुल्म किया है। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, लेकिन फिर भी माफ़ी मांगने तुम्हारे पैरों में गिरा हूँ। वह भीगी शब्दों से कहता उसे अपने लिए नरम करना चाह रहा था, पर वह नरम ना हुई और मुंह फेर लिया। मुकेश जैसे अब हार गया था। वह पीछे हट गया। वह उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता था। चुप से कमरे से निकलता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वह पीछे रोती रह गई। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगी प्रीति, लेकिन आज अगर वह टूट गया तो बिखर जाएगा। औरत के अंदर भगवान ने बहुत सब्र रखा हुआ है। वह खुद को भी संभाल लेती है और पूरे परिवार को भी, और मर्द के आने वाली नस्ल को भी, लेकिन मर्द के अंदर इतना सब्र नहीं होता। आज मैंने सच में उसकी आंखों में बहुत मोहब्बत देखी है। आगे तुम्हारी मर्जी, जो दिल चाहे रास्ता चुन लो। वह भी उस पर छोड़ दी। मोबाइल पर मैसेज टोन बजी थी। उसकी माँ का मैसेज था। उसने धड़कते दिल से सुना। बेटी, मुकेश आया था। जो कुछ भी हुआ मुकेश ने हमें सब बता दिया है। उसने अपनी गलती की हमसे माफ़ी भी मांगी है। वह तुमसे भी माफ़ी मांगना चाहता है। प्रीति का दिल दुखा था। हमेशा की तरह औरतों को ही झुकने को क्यों कहा जाता है? उसने दर्द से आंखें मींच ली। प्रीति, माफ़ करना तुम्हारी मर्जी। अगर अपना लो तो भी ठीक होगा। ये तुम्हारा अपना फैसला होगा। तुम पर जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। अगर तुम्हें अपने मायके आना है तो पापा को फ़ोन कर लेना, वह लेने आ जाएंगे। उनकी रोती आवाज़ सुनते हुए रो दी। उसने अपने दिल पर हाथ रखा। वह भी डिवोर्स का ठप्पा नहीं चाहती थी। उसने पलटकर दरवाजे को देखा और फिर अगले ही पल वह मुकेश के रूम में थी, जो सर झुकाए बैठा, हाथ में ब्लेड लिए था, जैसे कुछ गलत करने जा रहा हो। उससे पहले कि वह खुद को सजा देता, प्रीति ने उस तक पहुंचकर उसके हाथ से ब्लेड को छीन लिया था। ये क्या कर रहे हैं आप? वह तड़प गई, जबकि मुकेश उसे देखता रह गया था। वह खुद को सजा देने जा रहा था, अपनी जुबान काट कर, जिससे उसने प्रीति को डिवोर्स की धमकी दी थी। प्रीति उसके इस व्यवहार से डर गई थी और उसके सीने से जा लगी थी। मुकेश ने उसे अपने सीने में जोर से दबा लिया था, जैसे उसने अब अगर छोड़ा तो वह कहीं उसे छोड़कर न चली जाए। मैं जिंदगी भर तुमको चाहता रहूँगा। वह उसके हाथों को चूमते, वह उसके माथे पर प्यार का मोहर लगाते, उसके गाल को सहलाते, उसके दोनों हाथों से उठाकर एक झटके से उसे अपनी बाहों में भरते। उसे देखते चला गया।
प्रीति ने उसके गले के आसपास बाहें फैला ली, उसे लिए बिस्तर पर आता, उसका दुपट्टा एक तरफ रखते, उसके होंठों पर झुकता, 1 इंच के फासले पर रुक गया। आज मैं कसम खाता हूँ तुम्हें कभी तकलीफ दर्द नहीं दूंगा। मेरे लिए तुम अनमोल हो प्रीति। मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन अब अपने व्यवहार से साबित कर दिखाऊंगा कि तुम कितनी मेरे लिए अनमोल हो। मुकेश तुम्हें कितना चाहता है। वह गहरी सांस भरते सारे लाइट ऑफ कर गया और उसके होंठों को अपनी पकड़ में लेते प्रीति को सुकून पहुंचा रहा था। प्रीति आंखें बंद कर गई। वह जानती थी ये सब बातें माफ़ी के लायक नहीं थी, लेकिन किसी ने उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं की थी। वह जो चाहे फैसला ले सकती थी, पर उसके दिल पर मुकेश राज कर रहा था। वह अगर आज मुकेश को छोड़ती तो जरूर उसके माँ बाप उससे सारी जिंदगी बैठा कर न रखते, उसकी शादी करने की जरूर सोचते। वो मर ही जाती उसे एक आदमी के प्यार को पाकर। वह किसी और की सेज नहीं सजा सकती थी। अपने दिल के सारे रास्ते खोलकर आज उसने मुकेश को माफ़ कर दिया। अपने आप एक बार फिर उसके प्यार में खो गई। ये थी मुकेश और प्रीति की सच्ची प्रेम कहानी। ये प्रेम कहानी दोनों तरफ थी, लेकिन सोनू की प्रेम कहानी एक हवस के सिवा कुछ नहीं था, क्योंकि प्रीति बहुत खूबसूरत थी और वह उसे 10 साल छोटी थी। प्रीति ने तो कभी उस नज़र से सोनू को नहीं देखा था, लेकिन सोनू को 2 साल पहले ही वह उसकी खूबसूरती पर मर मिटा था और वह चाहता था कि वह उसको हासिल कर ले। जबकि सबको पता था सोनू किसी और लड़की से मोहब्बत करता था और उस लड़की के लिए वो मर मिटने के लिए भी तैयार था। लेकिन अचानक उसकी नज़र अब प्रीति पर पड़ी थी तो वह उसके लिए भी ऐसा ही जज्बा रख रहा था। तो ये प्यार नहीं कहते, और ये प्यार करने वाले इंसान किसी को बदनाम नहीं करते। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।